program of this FDP. आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय और TLC रामानुजन के इस साझा मंच पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, TLC रामानुजन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय एक साथ मिलकर यह संकाय संवर्धन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो द्विसाप्ताहिक है। और आपको इसका विषय भी ज्ञात है, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च। तो सभी प्रतिभागियों का, हमारी आज की जो वक्ता है वर्तिका जी का, और संयोजक मंडल के सदस्यों का मैं दोनों ही संस्थाओं के बिहाफ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम जो सुनने जा रहे हैं, जिन व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं, मैंने उनको पहले कई बार सुना है, और केवल उनकी आवाज ही नहीं, उनकी जो कलम की ताकत है या जो उनका कंटेंट है, वह अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। साथियों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा, जो लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ा रही हैं। और कुछ नाम अपना परिचय आप होते हैं, परंतु चूंकि यह एक ऐसा मंच है जहां पर देश दुनिया के बहुत सारे संस्थानों से लोग जुड़े हैं, मैं आपकी आज्ञा से एक संक्षिप्त परिचय रखना चाहती हूँ। आप एक मीडिया एजुकेटर और देश की सुविख्यात प्रिजन रिफॉर्मर हैं। तिनका तिनका जोड़कर आपकी इसी नाम की संस्था ने सलाखों के पीछे कैद जीवनी शक्ति की अनंत धारा को एक नया प्रवाह मुहैया कराया है। बंदी की कलम की सृजनशीलता को खाद पानी देने, उनके अंतस्थ में लुकी बैठी मानव संवेदनाओं और कलाधर्मिता को पुरस्कृत कर बढ़ावा देना स्वयं में एक अनूठी पहल रही है। मीडिया और बंदी जीवन यानी कि प्रिजन पर आपकी अधिसंख्य पुस्तकें प्रकाश में हैं। कुछ एक के नाम मैं लेना चाहती हूँ यहाँ, जिनमें है मीडिया लॉज एंड एथिक्स, टेलीविजन और क्राइम रिपोर्टिंग, तिनका तिनका सीरीज, जिसमें देश भर के अलग अलग जेलों की गाथाएं संकलित हैं। और मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहती हूँ कि आपकी कलम की स्याही में धनक के 7 रंग छिपे हैं। जहाँ वह खबरों की बात करती है, समाज सुधार या यूं कहें कि जीवन सुधार और मानवीय संवेदन की बात करती है, वहीं कविताएं भी रचती है। रानियां सब जानती हैं, थी, हूं और रहूंगी, ऐसी ही किताबें हैं। फिल्म निर्देशन और गीतों के क्षेत्र में भी आपने योगदान दिया है। तिनका तिनका डासना जो बहुत प्रसिद्ध रहा, गांव की सेल्फी हो या निर्भया की बात हो, आपके भीतर बैठा मानव कलाकार सदा ही कर्मशील रहा है। आपको अनेक पुरस्कारों से भी समय समय पर विभूषित किया गया है। चंद के नाम लूं तो भारत के तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने वर्ष 2014 में आपको राष्ट्रपति भवन में स्त्री शक्ति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया था। और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रदत्त भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड आपको अपनी पुस्तक टेलीविजन और अपराध पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया। आपका गीत लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की शान बढ़ा रहा है। जेल में रेडियो बजने लगे, गीत गाए जाने लगे, कविताएं कहानियां लिखी जाने लगी, तो दुनिया क्यों नहीं बदल सकती है। कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ऐसी ही शख्सियत वर्तिका जी का मैं खैर मकदम करती हूँ। वेलकम, खुशामदीद और इस्तकबाल। मंच आपको सौंपती हूँ। आज का आपका विषय है स्टोरी टेलिंग एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो साथियों, विदाउट एनी फर्दर अडू, आई हैंड ओवर द स्टेज टू वर्तिका मैम। स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। स्वागत है वर्तिका मैम। धन्यवाद आपका लोग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस मंच के साथ जोड़ा, अपनी कुछ बातें रखने का मौका मुझे दिया। बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। आलोक जी के साथ एक संवेदना का नाता है, और शिवानी जी के साथ एक जो है मेरे ख्याल से रचना धर्मिता का अलग तरह का नाता है, क्योंकि आज तक आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैंने आपकी सिर्फ आवाज सुनी, आपका चेहरा देखा है, और हमेशा ही उसे बहुत ज्यादा पसंद किया है, बहुत सराहा है। और मुझे लगता है कि FDP के बहाने ही सही किसी ना किसी दिन आपसे मुलाकात होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत एक कहानी से ही करूंगी, क्योंकि बात स्टोरी टेलिंग की होनी है। एक छोटा सा बच्चा है, और एक गरीब बच्चा है, वो रेलवे स्टेशन में काम करता है। उसके पास चप्पल है, दोनों चप्पलें उसकी टूटी हुई हैं। बड़ी देर से वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। करते करते उसके दिल और दिमाग में उसकी गरीबी छा रही है।
लेकिन साथ ही साथ उसकी हिम्मत उसके साथ लगी है। वो चप्पल को ठीक करने में डूबा है। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है एक हम उम्र बच्चे पर, जो चमचमाते हुए जूते पहनकर अपने पिता के साथ आया है। वो बच्चा स्टेशन में ही अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा है। गाड़ी आ जाती है और फिर गाड़ी में वो अपने पिता के साथ जब सवार होता है तो अचानक उसका एक जूता प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। अब दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो प्लेटफॉर्म में खड़ा है, जिसकी चप्पलें टूटी हैं और गरीबी से जूझ रहा है। एक वो बच्चा है जिसके पास चमचमाता हुआ जूता है और अमीरी है, और लेकिन उसका एक जूता उसके पांव से गिर गया है। अब ये गरीब बच्चा भाग रहा है उस ट्रेन के पीछे, और वो अमीर बच्चा भी बड़ी कोशिश कर रहा है जूता उस तक पहुंच जाए। आखिरकार वो गरीब बच्चा उस जूते को उठाता है जो प्लेटफॉर्म पे गिरा है, और बहुत जोर से वो उस बच्चे की तरफ फेंकता है ताकि वो उसे उठा ले, लेकिन तब भी जूता रेलवे के स्टेशन ट्रेन से टकराता है और गिर जाता है। आखिरकार स्टोरी बदलती है और वो अमीर बच्चा अपने पाँव का दूसरा जूता उतारता है और वो उसे फेंकता है उस गरीब बच्चे की तरफ, और छलछलाते हुए प्यार के साथ वो हाथ हिलाता है। ट्रेन तेजी से निकल जाती है प्लेटफॉर्म से। उस गरीब बच्चे के हाथ में जो आता है वो है चमचमाता जूता। ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी को 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी के तौर पर, बेहतरीन स्टोरी के तौर पर चुना गया। इस स्टोरी को जितनी बार भी मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारी पूरी दुनिया में है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पंचतंत्र है, जहाँ कहानियों का खजाना है। हर बात में हमारे पास कोई कहानी है, हर कोने में कोई कहानी है। लेकिन हमारा इकलौता हेसिटेशन जो होता है वो ये है कि हम इन कहानी का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के तौर पर कैसे करें। और आज मेरा जो विषय है वो यही है, स्टोरी टेलिंग एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हेन वी टॉक, when we write, when we imagine, when we try to communicate something strongly, positively, emotionally, or in any sense of the word, there is some story behind it. Sometimes we use the tools of communication, the tools of storytelling, and sometimes we completely ignore it. Sometimes we know that we are a storyteller, and many a times we are not even aware that we are a storyteller. But let me tell you this, that as a teacher, all of us are storytellers. We have been telling stories all through our lives. But yes, that goes without saying that sometimes we do not even realize that when we were teaching our students, we were using the best form of storytelling. So, how do we do storytelling? What is storytelling all about? And how it is relevant to the discipline of education? I would begin with a small PPT, and after that, if time permits, I will take you through few clippings which you may like to hear. लेकिन अगर आप चाहें, क्योंकि संडे सुबह का समय है, क्या आप छोटा सा एक ऑडियो पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे, करीब 40 सेकंड का? अगर आपकी इच्छा हो तो मैं उससे भी शुरू कर सकते हैं। क्या एक छोटी सी कहानी से शुरू करें हम? एक और कहानी से? श्योर मैम, श्योर। वो जो अंबाला वाला पॉडकास्ट है उससे शुरू करना। लेट मी गिव यू द बैकग्राउंड। द वॉइसेस, अपार्ट फ्रॉम माय वॉइस, whatever voices you might hear in this podcast are all from a restricted zone. They are trying to say something. आप इन्हें सुनिए, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। सिलाई का एक कमरा है। सिलाई की कई मशीनें एक साथ बड़े करीने से रखी गई हैं। इन मशीनों के बीच एक छोटी सी जगह है। यहाँ पर हैं 4 महिलाएं। नाम जसराज, गुरमन, मनी और कनिका। इन चारों महिलाओं का चयन तिनका जेल रेडियो के लिए हुआ और ये अब ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुकी हैं। इन चारों महिलाओं के पास पेन और कागज हैं और साथ में हैं बहुत सारी चिंताएं। लेकिन जेल रेडियो का पहला काम तो यही है कि इन चिंताओं को मिटाना है
और चिंतन में बदलना है। मनी की उम्र 24 साल है, पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। उसके पति भी इसी जेल में है। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में मनी ने जो मुझे लिखकर भेजा उसे जरा सुनिए। वो लिखती है, मैं अपने पति के साथ केंद्रीय कारागार अंबाला में बंद हूँ। अंबाला की जेल में 10 महीने हो गए हैं। आज तक कोई मुलाकात नहीं आई। मेरे पति मेरे सुख दुख के साथी हैं। सच कहूं तो जेल में आने से पहले मैंने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की थी, लेकिन आज जब मेरा परिवार इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। रिश्तों की अहमियत मैं जानने लगी हूँ। मनी की ही तरह कई और महिलाओं ने ऐसी बहुत सी बातें मुझे बताई हैं। सबको जेल के अंदर कोई प्रेरणा भी मिली है, जैसे मनी को मिली। मनी को मिली टीना दीदी। कहती हैं कि वो यमुनानगर की रहने वाली है। जेल में 5 साल से बंद हैं। उनके घर वालों ने उन्हें ठुकरा दिया था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी कोई ना कोई उनके घर से मिलने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ भी। मनी को इस टीना Am I audible to everybody? कोई ऑडियो प्रॉब्लम है क्या? नहीं, No, ma'am. आवाज आ रही। Yes, ma'am. ये 4 महिलाएं आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर हैं। ये एक ऐसी जगह पर है जहां उनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक सीधे तौर पर नहीं होता। वहां पर एक सिलाई की मशीन है। उस मशीन के आसपास ये मशीन का कमरा है। वहां ये महिलाएं बैठी हैं और ये एक सपनों की दुनिया में जाने की कोशिश कर रही हैं। ये कुछ रचनात्मक काम करना चाहती हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहती हैं। ये एक छोटी सी कहानी हो सकती है बाहर की दुनिया के लिए, लेकिन असल बात ये है, इन में से हर महिला की जिंदगी में कोई ऐसी कहानी है जिसे कभी कहा नहीं गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास हैं, चाहे वो साहित्य हो या साइंस हो, मीडिया हो या फिर किसी भी और तरह की विधा हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कोई कहानी है। अब कहानी हम क्यों कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी बात यह है, कारण ये है कि जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान होता है कि कहानी क्या होगी। उसकी एक बिगिनिंग होती है, देयर इज अ मिडल एंड देयर इज एन एंड। जस्ट इमेजिन इफ यू वॉच अ फिल्म एंड देयर इज नो एंड, you will not like it. You'll find it pathetic. Similarly, if there's no beginning, it starts with the middle and ends immediately, there'll be no taste in the cinema. Similarly, every story has a beginning, it has a middle part, it also has an ending. So how do we do storytelling as educators? Can we start the PPT now? First slide of the PPT. Yes. So, research says that 22 times more effectively remembered than facts and figures. अगर आप स्टोरी में अपनी कोई बात को कहते हैं तो कम से कम 22 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि वो लोगों को बात याद होगी। It captivates imagination. मैंने आपको 2 स्टोरीज अभी सुनाई, दोनों में कोई तस्वीर है। पहली कहानी मैंने उस बच्चे की बताई जिसका जूता टूटा है और उसे एक नया जूता मिला। दूसरी कहानी मैंने उन महिलाओं की बताई जो सिलाई मशीन के कमरे में बैठी। इन दोनों जगह पर आप नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आपने इमेजिन किया होगा कि ऐसा हो रहा है। आप सभी के दिमाग में कुछ तस्वीरें आई होंगी। आप सभी ने उस बच्चे के बारे में सोचा होगा, रेलवे स्टेशन के इस कोने में होगा, वहां पर वो बैठा अपनी चप्पल कैसे रिपेयर कर रहा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इस समय सेशन में हम 45 लोग हैं, हम सभी 45 लोगों की इमेजिनेशन अलग होगी। आप सभी ने रेलवे स्टेशन कुछ अलग तरह से सोचा होगा, बच्चे का चेहरा अलग तरह से, उसकी नाक नक्श अलग तरह से। सिमिलरली जब मैं 4 महिलाएं आपको बता रही थी, इन चारों महिलाओं के बारे में भी आप सभी ने अपनी अपनी तरह से सोचा होगा। आपने सोचा होगा शायद कोई छोटा कमरा होगा, किसी ने सोचा होगा कुछ काला सा कमरा होगा, किसी ने सोचा होगा कोई एक मोटी सी महिला होगी, एक पतली सी महिला होगी, एक गोरी सी महिला होगी, एक थकी हुई सी महिला होगी। आप सभी ने कुछ सोचा। कहानी की यही खासियत है कि वो आपकी इमेजिनेशन के पावर को अचानक बिल्डअप करता है। और इसीलिए एज टीचर्स व्हेन वी कम्युनिकेट विद आवर स्टूडेंट्स विद स्टोरीज, दे इमीडिएटली स्टार्ट लिसनिंग टू इट, पावरफुली होल्ड्स अटेंशन। इसकी एक बड़ी वजह जो मैं समझ पाई हूँ
वो ये है कि कहानी आपके दिमाग पर बड़ा खूबसूरत सा दबाव डालती है। खूबसूरत शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करती, वो आपको बहुत ही नॉवल तरीके से इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अब आप तस्वीरों में सोचिए। जैसे अभी जो मौसम है ये उमस का मौसम है, और मैं आपसे कश्मीर की कोई बात करने लगूं, मैं आपसे कहूं कि डल लेक में इस समय आज सुबह ऐसा हुआ, और इतने फूलों के टोकरे लेकर एक इंसान अपने चश्मे से वो कहीं से कहीं जा रहा है, उसकी बोट है, और उस बोट में बैठा हुआ वो कमल के फूलों की उस पूरी गलियारे के बीच में से गुजर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आप उसे इमेजिन करने लगेंगे? आपको कुछ पलों के लिए लगेगा कि वाकई आप इस समय श्रीनगर में हैं। और यही खासियत है कहानी की, वो हमें तुरंत ट्रेवल करवा देता है। हम उन कोनों में भी पहुंच जाते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। आज की दुनिया में जब हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी देश में जाना होता है, हम गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन असली बात यह है उस गूगल सर्च से पहले हमारा दिमाग सर्च कर लेता है। दिमाग सोचना शुरू करता है कि जिस देश में हम जाने वाले हैं या जिस प्रांत में हम जाने वाले हैं वो कैसा होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स क्रिएटिवली एक्सप्लेन्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स बात, बहुत ही मुश्किल सी बात, बहुत ही देर से समझ आने वाली बात भी कहानी से समझ आ जाती है। वो बच्चा जब अपने जूते को फेंकता है, वो बिना कहे ये भी कह देता है कि जिंदगी में बांटना कितना जरूरी है। वो बिना कहे ये भी कह देता है कि अधूरी चीज को अपने पास रखने से अच्छा है किसी एक के पास कोई चीज पूरी आ जाए। उस बच्चे ने बिना 1.5 घंटे के भाषण को दिए बिना 1 मिनट की उस कहानी में ये कह दिया कि जिंदगी में पूरा होना कितना जरूरी है, और पूरे होने के लिए बहुत छोटी छोटी कोशिशें बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। और ये ताकत कहानी की है। स्टोरीज शेप हाउ अदर्स सी यू। कई बार कहानियों के जरिए हम लोगों की तस्वीरें बना लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि वो इंसान ऐसा होगा। जैसे कोई आपको बहुत अच्छा स्टोरी टेलर मिले तो बड़े दिनों तक आप उसको उस कहानी के जरिए ही याद करने लगते हैं। आपको लगता है कि उस कहानी की जो पर्सनालिटी थी वही पर्सनालिटी उस स्पीकर की भी होगी। कई बार ये वाकई में सच भी हो जाता है। स्टोरीज परसुएड। आप कई बार बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात बहुत बार कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन परसुएशन अपनी बात को बड़े तरीके से कह देती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जो कि LSR की फॉर्मर प्रिंसिपल हमेशा सुनाती थी जब भी फर्स्ट डे होता था कॉलेज का, मीनाक्षी गोपीनाथ। और वो कहानी मुझे बड़ी पसंद है, मैं आप सबसे उसे साझा कर रही हूँ। उस कहानी में होता यह है कि एक छोटी सी लड़की है, उसने पैसे जमा किए और उन पैसों को जमा करके वो जाना चाहती थी ऑस्ट्रेलिया। उसने टिकट खरीदी, वीजा बना, सब हुआ, एयरपोर्ट पहुंच गई और वो अपनी टिकट को देखकर मंत्रमुग्ध है। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट होती है कि अब बोर्डिंग का समय है, वो लड़की उचकती हुई उठती है, खुशियों से भरी कि आज उसकी जिंदगी का सपना पूरा होने वाला है। जब तक वो काउंटर तक पहुंचती है, अचानक वो देखती है कि टिकट तो है ही नहीं। अब वो बहुत परेशान है, टिकट कहाँ गई? वो टिकट को ढूंढना शुरू करती है, बड़ी देर हो जाती है, वो एकदम रोने वाली स्थिति में है। वो भागी भागी वहीं पर पहुंचती है जहां वो कुछ देर पहले बैठी थी। वहां कई और लोग तब तक बैठे हैं। जहां वो बैठी थी उसके साथ जो महिला बैठी है वो उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था, इतनी मेहनत से मैंने जो टिकट खरीदी है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा, अब देखिएगा मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाऊंगी, मेरा सपना हमेशा के लिए टूट गया। वो महिला उसे कहती, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने कहा कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है, आज ही मेरी टिकट गुम गई। वो महिला उसके साथ टिकट ढूंढना शुरू करती है, वो लोग भी आसपास देखते हैं, वो टिकट नहीं मिलती। आखिर में वो महिला जो उसके साथ महिला बैठी थी उसे वो कहती क्या वो 1 मिनट के लिए खड़ी हो सकती है, और ठीक वहीं पर पड़ी थी वो टिकट। जब वो टिकट उसे मिलती है, वो बेटी, वो लड़की बहुत हैरान होती है, खुशी से उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। तो तब वो महिला उसे कहती है कि देखो, जिंदगी में कई बार कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें ये लगता है कि हमारी उम्मीद के सारे सिरे छूट गए। जब हमें लगता है सब छूट गया, तब हमें वो चीज वहीं पर मिलती है जहां पर वो खोई थी। कई बार किसी चीज का हमारे पास से चले जाने उस बात का भी संकेत देता है कि हम उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन वो जगह दूर नहीं होती, वो जगह असल में पास होती है। जहां वो बैठी थी वहीं पर थी वो टिकट, और यही इस कहानी का सार था। नेक्स्ट स्लाइड।
प्रणव नेक्स्ट स्लाइड में जाना। हाँ, गुड स्टोरीज कंपेल पीपल टू चेंज द वे वी फील, द वे वी थिंक, द वे वी एक्ट, द वे वी बिहेव। स्टोरीज हमारे बिहेवियर को बदल देती हैं। कई बार एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब हम कोई कहानी बताते हैं, सुनने वाला उस दुनिया में जब जाता है तो लौटने के समय वो सबक को ले आता है, और उस सबक को कई बार वो जिंदगी भर नहीं भूलता। स्टोरीज हमारे इंटरेस्ट को जनरेट कर देती हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी को लाती हैं, एक मैसेज को हमारे अंदर बटोर देती हैं, और कई बार हमें एक एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करती हैं। ऐसा क्या है कि पंचतंत्र हो, चंपक हो, नंदन हो, चंदा मामा हो, ये हमारी जिंदगियों से क्यों जुड़े हैं? मुझे तो कई बार बड़ी हैरानी होती है कि हम इतने बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स लिखने में इतनी एनर्जी लगाते हैं। मतलब कई बार एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर की तुलना में एक कहानी भी उस बात को कह लेती है अगर हम चाहें तो। ये कहानियों की पावर है। और असल में रिसर्च पेपर भी, तमाम ऐसे रिसर्च पेपर्स जो दिल से निकलते हैं और किसी सच्ची कहानी को, सच्ची बात को, सच्चे शोध को लेकर सामने आते हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक जीते हैं। अभी मैं आपको कई और कहानियां भी सुनाऊंगी इससे जुड़ी हुई कि क्यों कहानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। नेक्स्ट स्लाइड। Stories and marketing. Story is the concept. Affecting marketing lies in powerful storytelling, reaching out in a distinguishedly competitive edge. It gains a strong brand positioning and builds a loyalty. Next slide. तो स्टोरीज के साथ होता है कॉन्सेप्ट। स्टोरी टेलिंग डिजिटल वर्ल्ड में खास तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूएस सिटीजन्स जब डिजिटल वर्ड्स की दुनिया से जुड़ते हैं, ये कुछ आंकड़े हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। 92% consumers want brand to make ads that feel like a story. And these are 60 times more faster with the brain because it processes images in comparison to words. जिन शब्दों को हम पढ़ते हैं उनकी तुलना में कहानियां और तस्वीरें दिमाग में चिपक जाती हैं। यही वजह है कि कॉमिक बुक्स जिस जमाने में बहुत पॉपुलर थी, आज भी है। आज भी बहुत सारे लोग कॉमिक्स को देखना, सुनना, इलस्ट्रेशंस को देखना पसंद करते हैं। चाचा तो चौधरी आपको याद होंगे, उनको देखते ही हंसी आ जाती थी। उनके साथ साबू होता था। बहुत से बच्चे जिस साबू को देखते थे, असल की जिंदगी में जब बाजार में जाते थे और उन्हें कोई बहुत लंबा, कोई मोटा ताजा सा इंसान लगता था तो उन्हें वो साबू ही दिखने लगता था। बहुत दिनों बाद जब शक्तिमान टेलीविजन पर आया तो बच्चों को लगने लगा कि शक्तिमान असल की जिंदगी का एक हिस्सा है। और फिर सरकार को, आईएनबी मिनिस्ट्री को ये नियम बनाना पड़ा कि ऐसी चीजों को दिखाने के साथ ये एक वार्निंग भी दी जाए कि बच्चे कहीं इसे हकीकत मानकर उसे अपनी जिंदगी में अपनाने ना लगे। पर बच्चों ने अपनाया भी, क्योंकि उन्हें लगा कि कहानी हकीकत है। ये एक सिरा हो सकता है, लेकिन समझाने का, बतलाने का, जतलाने का, गुस्सा उठाने का, गुस्से को दिखाने का, प्यार को जतलाने का भी तरीका हो सकती है कहानी। नेक्स्ट स्लाइड। Chronologies, telling, jargon, pulse free, fabrication, bulletproof and proprietary. असल में कहानियों के ये बहुत जरूरी हिस्से हैं। क्रोनोलॉजी, आपने अपनी बात को कैसे शुरू किया, कहाँ से वो चलती हुई आगे तक पहुंची और कैसे उसका अंत हुआ। कई बार बताते बताते किस्सा वो अपनी कहानी को भूल भी जाता है, तब हम उस कहानी को बदल भी लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ज्यादातर दूरदर्शन की एक घटना याद आती है। ये बात 1989 के आसपास की है। उन दिनों दूरदर्शन की मोनोपोली होती थी और एक बहुत पॉपुलर सीरियल था जिसका मैं एक हिस्सा था। उस सीरियल की जब रिकॉर्डिंग थी तो हुआ ये कि जो मेन एक्टर था वो लेट हो गया और होते होते बहुत देर हो गई और अब समय नहीं था इंतजार करने का। तो जो सीरियल के डायरेक्टर थे, उन्होंने वहीं बैठे बैठे उस कहानी को बदल दिया, और जो वो बदला वो पिछली कहानी से कहीं ज्यादा बेहतर थी। लोगों ने जब उसे देखा स्क्रीन पर, लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि असल में उस कहानी को सिर्फ इसलिए बदला गया क्योंकि वो आर्टिस्ट उस दिन लेट आया। इसी कहानी का एक हिस्सा मुझे बहुत साल बाद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के कैरेक्टर मेहर को देखकर याद आया। आपको याद होगा मेहर बड़ा पॉपुलर हुआ था
उतना ही पॉपुलर जितनी तुलसी हुई थी। एक दिन एकता कपूर ने तय किया कि मिहिर को मार दिया जाए और मिहिर मारा गया। आपको याद है कि उसके बाद क्या हुआ था? वो दिन शुक्रवार था और सैटरडे और संडे के दिन एकता कपूर के दफ्तर लोगों की भीड़ से भर गए थे। चिट्ठियां आई, फोन आए, संदेश आए, लोग रोते रोते वहां पहुंचे और कई महिलाएं तो इतना रोई कि एकता कपूर को यह समझ में नहीं आया कि उसने असली मिहिर को मार दिया क्या। ये तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन उस कहानी से लोग इतना ज्यादा जुड़ गए और उसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि क्योंकि सास भी कभी बहू में एक बार मिहिर को फिर से जीवंत लाना पड़ा, उसे फिर से जीता जागता कैरेक्टर के तौर पर लाना पड़ा। यह है स्टोरी टेलिंग की पावर। जार्गन्स भी हो सकते हैं कहानी की भाषा में। आप कई बार कुछ ऐसे इस्तेमाल करते हैं शब्दों को जो कि रोजमर्रा के शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होना चाहिए कि हमारी टेरिटरीज क्या है। इफ आई एम टॉकिंग टू स्टूडेंट्स और टू टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, देन माई स्टोरी शुड हैव दैट पावर that somebody who is maybe in Mauritius, somebody who's in the US, maybe in Japan, should be able to relate to that story. अगर वो स्टोरी एकदम लोकल है और आप लोकल ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें लोकल टच मौजूद हो। स्टोरी में जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं वो उन आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ जरूर मैच करते हैं। आपको लोगों की पल्स को जानना जरूरी है। कभी कभार थोड़ी बहुत फैब्रिकेशन हो जाती है, शब्दों की कुछ हेरफेर जरूर होते हैं, लेकिन असल में जो भाषा है, जो सार है, वो जरूर उसका इंटैक्ट होना चाहिए। स्टोरी में ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर वो किसी और की खबर है, किसी और की स्टोरी है, तो आप सोर्सिंग कर दें। एज टीचर्स वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट कि उसमें कॉपी राइटिंग किसका है, प्रोप्राइटरशिप किसका है। नेक्स्ट स्लाइड। Gradual build-up of events, each event an outcome of the previous connectivity, powerful linking of ideas, grasp and hold attention. Attention holding फिर बहुत जरूरी है, कुछ इस तरह से कि सुनने वाले को नींद ना आए। असल में हम लोग टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है, जब हमें 1.5 घंटा बोलना होता है क्लास में, हम मजे से बोल लेते हैं, लेकिन जब हमें उसे अटेंड करना होता है तब बड़ी मुश्किल होती है। ये मुश्किल मैंने सामना किया है। कई बार ऐसा हुआ कि कुछ क्लासेस को जरा सा भी अटेंड करने का मन नहीं करता, लेकिन हमें उसे करना होता है क्योंकि मामला अटेंडेंस का है और एफडीपी के सर्टिफिकेट का है, हमें उसे अटेंड करना है। तब एक बड़ा चैलेंज उसके लिए है जो आपसे बात कर रहा है, क्योंकि बात करने वाले को भी ये याद रखना होगा कि स्पेशली ऑनलाइन मोड के जमाने में हो सकता है किसी और का ध्यान इस समय कहीं और हो और आपको उसे उससे जोड़ना है। इस मामले में रेडियो की पावर कमाल की है। हम सब विविध भारती के जमाने को जानते हैं, हम सब जानते हैं कि रेडियो ने कैसे हमारे थॉट्स को जोड़ा। आज भी गाड़ी चलाते हुए, घर में बैठे हुए, किसी और काम को करते हुए, रेडियो की जो जुबान है, जो रेडियो की भाषा है, आपको तुरंत उस जगह से जोड़ देती है जहां पर आप हैं ही नहीं। ये रेडियो की पावर है और वही पावर हम स्टोरी टेलिंग के जरिए भी करते हैं। नेक्स्ट। तो इसमें राइज होता है एक्शन, फिर आपका एक एजेंडा आता है और फिर एक फॉलिंग ऑफ एक्शन है। हमने अपनी बात को शुरू किया, हमारा एक्शन आगे आगे बढ़ता गया, हमने उसके बाद उसकी क्लाइमेक्स तक हम पहुंच गए और उसके बाद उस स्टोरी का एक अंत हुआ। इस तरह से बढ़ती जाती है कहानी। अब मैं आपको 1-2 कहानियां और सुनाऊंगी। कहानियां मेरे पास बहुत सारी हैं, मुझे सोचना पड़ रहा है कि कौन सी मैं कहानी सुनाऊं या ना सुनाऊं, लेकिन मैं कुछ ऐसी आपको कहानियां सुनाना चाहती हूँ जो सच्ची जिंदगी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। शो डोंट टेल। कई बार कहानियों में जरूरी बात यह है, सारी बात आप दिखाकर ना बता दें, आप कुछ रोक दें, कुछ होल्ड कर दें, ताकि जो सुन रहा है उसकी टेंशन वहां पर बनी रहे। अभी मैंने आपको जो 4 महिलाओं की बात बताई थी जो सिलाई की मशीन पर काम करती हैं, मैं अभी आपको इसके बाद एक आवाज सुनाऊंगी और उस आवाज के साथ मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको इस आवाज को सुनने के बाद क्या लगता है। आपके हिसाब से इन्हें लिखने वाले, सुनाने वाले लोग होंगे कौन, और उसे लिखने की जर्नी क्या हुई वो मैं आपसे पूछूंगी। एक्टिव ऑडियंस पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इजी टू विजुअलाइज होना चाहिए और थरो एंगेजमेंट होनी चाहिए। मतलब ये कि आप लगातार जो बात कर रहे हैं उसे सुनने वाला उसका रसा स्वादन कर पाए, उससे रस जरूर आए। प्रणव, अब
लगाना एपिसोड 41। आप अपना मोबाइल यहाँ रख दीजिए, बाकी का सामान आपके साथ जा सकता है। इस बात को कहने के बाद जेल के प्रमुख अधिकारी हम सभी को जेल के मुख्य द्वार से अंदर ले आते हैं। अभी इस अचरज से मैं उबरी नहीं थी कि यह जेल शहर के बीचों बीच होते हुए भी कहीं से जेल का आभास नहीं होने देती। जेल के मुख्य द्वार के सामने से रोजाना की तरह गाड़ियां आ जा रही हैं और लोग भी। एक पतला सा दरवाजा दिखता है, बारीक है पर मजबूत है, और उसे खोलने पर जो दुनिया खुलती है वो है नॉर्वे की दूसरी सबसे बड़ी जेल। आज ओस्लो की इस जेल को गौर से देखना है। 15 जून को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय जेल रेडियो कॉन्फ्रेंस हुई। 22 देशों ने हिस्सा लिया। इनमें से कुछ ऐसे देश भी शामिल थे जहां पर जेल रेडियो आना भी बाकी है। तिनका को भारत का प्रतिनिधित्व। आप अपना मोबाइल यहाँ पर रख दीजिए और अब आप मेरे साथ चल सकते हैं। इस बात को जब उस अधिकारी ने हम सभी लोगों को कहा तो मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात ये थी, ये जगह बहुत सारी और ऐसी जगहों से बदली हुई थी जो मैं हमेशा देखती हूँ, अक्सर देखती हूँ। और उसके बाद शुरू होती है वो एक अंदर की यात्रा। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। यहाँ के कमरे कैसे अलग हैं, यहाँ की जेल कैसे अलग है, यहाँ की सोच कैसी अलग है। यहाँ पर 22 घंटे कमरे में बंद रहना क्यों जरूरी है, यहाँ पर क्यों आसमान का टुकड़ा देखना बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर सांसें लेने के लिए एक अलग से 1 घंटे का समय क्यों रखा गया है, और यहाँ पर अकेलेपन का मतलब क्या है। अब इन बातों को चाहे तो आप एक निबंध की तरह बोल सकते हैं, लेकिन उस निबंध को सिर्फ मैं सुनूंगी, शायद कोई और नहीं। लेकिन जब आप कहानी की तरह किसी बात को कहते हैं और उसके बाद आप उसे एक निबंध का रूप देते हैं, तो हो सकता है संभावनाएं बन जाएं कि कुछ लोग उसे सुनना पसंद करें। अब मैं एक और ऑडियो आपको सुनाना चाहूंगी। प्रणव, इसमें जाना पानीपत जेल रेडियो और कशिश को ढूंढना, कशिश वाला गाना, या तो ब्रूट का आखिरी हिस्सा चला दो, वहां से मिलता। तो मैं आपको अब एक लड़के की आवाज सुनाऊंगी। ये लड़का मुझे बहुत दिनों से जानता है और ये लड़का एक जेल के अंदर बंद है। उसने मुझे एक दिन कहा वो अपनी जिंदगी से ऊब गया है और वो नहीं जानता अब अपनी जिंदगी में क्या करे। तो मैंने उसे कहा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। उसने कहा कुछ नहीं। और जब कोई इंसान कहता है वो कुछ नहीं कर सकता तो वो जरूर कुछ कर सकता है। उसने क्या किया, ऐसा क्या किया कि दुनिया के बहुत सारे लोग आज उस लड़के की आवाज को सुनना चाहते हैं। वो लड़का कौन है, मैं अभी आपको उस लड़के से मिलाऊंगी, और इसलिए भी मिलाऊंगी कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ ना होने पर भी कुछ करने की कोशिश की है। इसका लास्ट हिस्से में जाना और आगे। हाँ, अब 1 सेकंड पहले चलाना, 1 सेकंड पहले नहीं, और आगे जाओ। चलो ठीक है, ओके। थोड़ा सा इनकी जरा सुन ले। तू बताना कैसी मुसीबत है ये, कैसा दे दे तुम का जिंदगी एक बार जीने का, अधूरी उड़ानों को दोबारा पूरी करने का, दे दे तू मौका जिंदगी एक बार जीने का, अधूरी उड़ानों को दोबारा पूरी करने का।
शानदार। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, आप में से जो भी कहना चाहे, ये जो कुछ पंक्तियां आपने सुनी, इसके बारे में आपका कोई रिएक्शन, या अभी तक मेरी जो आपसे बात हुई, आप कोई बात कहना चाहते हैं? आप में से कोई भी कुछ कहना चाहेगा? I request the participants to raise their hands in case they want to ask anything from the speaker. We will unmute them. We will give Yeah, the or you right can to unmute or you can themselves. write in the chat box. We'll also take from there. मैं तब तक इसे एक्सप्लेन करती हूँ। इन 4 लड़कों ने एक बात कही है, दे दे तू मौका जिंदगी एक बार जीने का। मैं नहीं जानती आप में से किसी ने कभी ये बात अपने आप से कही होगी या नहीं कही होगी, लेकिन बहुत बार लोग इस बात को कहते हैं, और कहने का तरीका स्टोरी टेलिंग में सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक गाना भी हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, पोएट्री हो सकती है, कहानी का कोई और फॉर्म हो सकता है, नाटक हो सकता है, उपन्यास भी हो सकता है, और कभी कभी एक स्पीच भी हो सकती है। कहानी को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही कहानी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती है जो दिल से कही जाती है। इमेजिन करिए, इस गाने को उन 4 लोगों ने कहा है, गाया है। मैं नहीं जानती आप उसकी शिद्दत को कितना महसूस कर पाए होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बता सकती हूँ कि इन 4 लोगों ने जिन परिस्थितियों में गाया है, उन परिस्थितियों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं ये दावा देकर भी कह सकती हूँ कि शायद आप में से किसी ने कभी भी उन परिस्थितियों का सामना भी नहीं किया होगा। कम पढ़े लिखे हुए लोग बेहद कम रिसोर्सेज के बीच, बेहद दुख और उदासी के बीच में जब ये कहते हैं, दे दे तू मौका जिंदगी एक बार जीने का, तो वो एक कहानी को कहते हैं, और ये जिंदगी की का एक बहुत बड़ा फलसफा है। प्रणव, कैन वी गो बैक टू द पीपीटी, द नेक्स्ट स्लाइड? शिवानी जी, मेरी ऑडियो क्या ठीक नहीं आ रहा क्या? मैम, मुझे तो बिल्कुल आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है, हालांकि एक पार्टिसिपेंट लिख रही हैं, तो हो सकता है उनके एंड पर कुछ टेक्निकल समस्या हो। यू आर वेरी मच ऑडिबल। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। तो कहानी कहते हुए हम टेक्निकल, सुपरफ्लुअस, लूज, बोर वर्ड्स को हम ना इस्तेमाल करें, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज हो, बेटर रिसेप्शन हो, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हो। कई बार हमारे पास जो विषय होते हैं, और ये क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है, आप सबके पास बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रहती होंगी, बहुत बड़े बड़े कई बार कुछ ऐसे विषय रहते होंगे जो आपको लगता होगा बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड से विषय हैं। उन कॉम्प्लिकेटेड विषयों को हम कैसे बताएं? कभी कभी कुछ टीचर्स बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, इसलिए पसंद होते हैं कि वो टीचर जैसे ही आती है या आते हैं, उनकी मुस्कुराहट के साथ ही उनकी थकान दूर हो जाती है। और फिर कई बार बच्चों को ये लगता है टीचर ने जो भी कहा हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया। हो सकता है टीचर ने बहुत अच्छे से ना भी समझाया हो, लेकिन स्टोरी टेलिंग का असल में एक बड़ा एलिमेंट आपके बोलने का तरीका भी है। अगर चेहरा दिख रहा है तो चेहरा भी है, चेहरा नहीं दिख रहा तो आपकी आवाज और आपका उतार चढ़ाव भी है। इसलिए कहानी का मतलब अकेले कहानी नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे और एलिमेंट्स उस कहानी को कहानी बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Focus on human interest stories, more relatable, customized and personalized narrative. अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप किसी के साथ जोड़कर बता सकते हैं, तो जरूर कीजिए। जैसे किसी बच्चे ने आपके कॉलेज में टॉप किया है, उस टॉपर बच्चे की कहानी के साथ आप अगर अपनी क्लास में कोई बात कहेंगे, तो ज्यादा बच्चे उस बात को समझ पाएंगे। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, अब वो फिल्मों में एक बड़ा नाम है। जब मैं क्लास में उसका नाम लेती हूँ, जब मैं उसके बारे में बताती हूँ कि वो एज ए स्टूडेंट कैसी थी, एक दिन मैंने उसका नाम लिए बिना उसकी कहानी से उसकी बात की शुरुआत की। उस दिन क्लास में टेस्ट था, वो लड़की समय से पहले आई, आकर उसने अपने टेबल को सेट किया, उसके पास एक सुंदर सा टेबल कवर था। पेन पेपर निकालने के बाद
वो बैठकर अपने नोट्स को पढ़ती रही और फिर जब सारी क्लास आ गई वो टेस्ट के लिए तैयार थी और उसने टेस्ट में टॉप किया। उसके बाद उसने कहा कि मैम आज मेरी फिल्म की शूटिंग है, मैं अगले 5 दिनों तक कॉलेज नहीं आऊंगी, लेकिन मैंने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं, कोई फीडबैक होगा तो आप मुझे जरूर दीजिएगा। 5 दिन वो कॉलेज में नहीं थी। जब वो लौटी तो उसके साथ एक बहुत बड़ी सफलता भी लौटी। जब मैंने ये बात उन्हें बताई और आखिर में उस बच्चे का नाम बताया, बच्चों ने उससे रिलेट किया। अब ये बहुत मामूली सी बात है, क्लास में टेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों का प्रिपेयर्ड आना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा उनकी क्लास से था इसलिए वो उससे रिलेट कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ओके, जो बचने वाली, लास्ट स्लाइड में चले जाओ। जो बचने वाली बात है, हाँ, बचने वाली बात है वो ये है कि हम नेगेटिव बात को ना कहें, हम कुछ कहें तो बड़ा पॉजिटिव हो। अब मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ। कोरोना के समय में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा। टीचर्स की अपनी परेशानियां थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके नसीब में ऑनलाइन क्लास भी नहीं थी। तो एक इंसान है जो लाल किले के पास एक मंदिर में कुछ बच्चों को पढ़ाने रोज जाने लगा और वो बच्चे वहां आज भी आते हैं। पिछले हफ्ते मैं लाल किले गई तो मैंने बच्चे भी देखे और उनकी क्लास भी देखी। ये आदमी कौन है? अब ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। इस कहानी की खास बात यह है कि इसका ड्यूरेशन है 2 मिनट 10 सेकेंड। इसे हर संडे को, मतलब अलग अलग कहानियों को हर संडे को ट्विटर पे डाला जाता है। चैलेंज है 2 मिनट और 10 सेकेंड के बीच में आपने अपनी पूरी बात को कह देना है। दूसरी रोचक बात यह है कि ये कहानियां एक ऐसे विभाग के बारे में है जिसके बारे में हम आमतौर पर नेगेटिव सोचते हैं। आज के एफडीपी में मैंने असल में आपसे 2 ही तरह की केस स्टडीज को प्राइमरीली शेयर किया है, इंटेंशनली शेयर किया है। एक केस स्टडी मैंने जेलों से उठाई क्योंकि हम जेलों को बहुत एक नेगेटिव लाइट में देखते हैं, और जो दूसरी केस स्टडी मैं अभी उठाने जा रही हूँ वो है पुलिस की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आमतौर पर कि पुलिस के बारे में हमारे दिमाग में कुछ धारणाएं। प्रणव, थान सिंह की पाठशाला को चलाना, किस्सा खाकी का। इसका नाम है किस्सा खाकी का। ये भारत की किसी भी पुलिस का पहला पॉडकास्ट है। इससे पहले जो आपने पॉडकास्ट सुने थे, तिनका पॉडकास्ट, वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश के अब तक के इकलौते ऐसे पॉडकास्ट हैं जो पूरी तरह से जेलों पर आधारित हैं, जेल की कहानी को कहते हैं, और जिसमें पूरी तरह से ओरिजिनल वॉइसेस को शामिल किया जाता है। उसी तरह से हाँ, ये वाला फर्स्ट एपिसोड, ये है स्कूल, ये है पाठशाला, यहाँ पर है आवाजें, कोई तस्वीर नहीं है। मैं जानती हूँ तस्वीरें आपके दिमाग में खुद आ जाएंगी। इसे शुरू से चलाना। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं थान सिंह। शाम के 5 बजे हैं। थान सिंह लाल किले की चौकी पर हैं। अब ड्यूटी खत्म होने का समय है, लेकिन वे घर नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे पाठशाला, जहां कई बच्चे बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। इस पाठशाला को बच्चे प्यार से कहते हैं थान सिंह की पाठशाला। पाठशाला लाल किले के पास एक छोटे से मंदिर में चलती है। कहानी शुरू होती है थान सिंह के बचपन से। वो अपने माता पिता के साथ एक झुग्गी में रहते थे। कपड़े प्रेस करने हर रोज उनके साथ जाते और सोचते कि वो पढ़ेंगे, एक अच्छी सी नौकरी से जिंदगी की शुरुआत करेंगे और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाएंगे। भगवान ने सुन ली, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रार्थना के सिरे को नहीं छोड़ा। कहानी का दूसरा सिरा शुरू हुआ 2016 में। उन्होंने 4 बच्चों के साथ अपनी पाठशाला की शुरुआत की और अब इस पाठशाला में आते हैं हर रोज 60 बच्चे। बच्चे थान सिंह को देखते हैं तो दूर से कहते हैं अंकल जी नमस्ते। प्यार से वहां आकर बैठ जाते हैं। उनके पास रंग बिरंगी पेन, अच्छी अच्छी कॉपियां, बैठने की सुंदर सी जगह है। थान सिंह अपने वेतन में से पैसे निकालते हैं और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करते हैं।
लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे गांव चले गए, लेकिन ध्यान सिंह की पाठशाला तो अब भी चल रही है। जो बच्चे दिल्ली में हैं, वो हर शाम पाठशाला में आते हैं। कोरोना के समय में इन बच्चों को इस पाठशाला ने मुस्कुराहट दी है। ध्यान सिंह इन्हें पढ़ाते हुए इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि बच्चे अच्छी सोहबत में रहें और रहें अपराध से दूर। यह था आज का किस्सा खाकी का। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके दिमाग में कुछ इमेजेस आई होंगी। आपने सोचा होगा ऐसा स्कूल होगा, वहां पर ऐसे बच्चे बैठे होंगे, उनके पास कलर पेंसिल्स हैं, एक कॉपी है, कुछ वो लिख रहे हैं और अपनी बात को कह रहे हैं। कोरोना के समय में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो हमने देखी और कुछ हमने महसूस की, कुछ हमने कही और कुछ हमने नहीं कही। आज का मेरा लेक्चर इसी विषय पर था कि हम जो कहते हैं कई बार उसे सीधे सपाट तरीके से कहने से कहीं बेहतर हो सकता है एक कहानी के तौर पर कहना, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि जो कहानी हो वो दिल से निकली हो और दिल तक पहुंचती हो, ईमानदारी से कही गई हो और ईमानदारी से पहुंचती हो। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं अपनी प्रतिक्रिया एक शेर के माध्यम से रखना चाहती हूँ। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये आज के आपके लेक्चर पर भी बिल्कुल माकूल बैठती है और कहानी विधा पर भी माकूल बैठती है, क्योंकि पढ़ाने के, समझाने के, अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और तो जिस तरह से गालिब अपनी बात रखते हैं उसी तरह से शायद कहानी हमारे भीतर पैबस्त हो जाती है। और जो चीजें वो करती है, जो आज आपके लेक्चर में हमारा टेक अवे है यहाँ से, कि कहानी बगैर ज्ञान का दबाव क्रिएट किए हुए, या हम कहें कि बगैर भारी भरकम कॉन्सेप्ट को हमारे ऊपर लादे हुए, जो चीजें हैं, जो मुख्य बात है वो हमारे मन में उतार देती है। उतारती ही नहीं है, वो जो ढक्कन है उसको खोलकर कल्पना, व्यवहार, हमारी सोच, संवेदन, यहाँ तक कि हमारी कार्यविधि और कार्य क्षमताओं को भी बहुत पॉजिटिवली प्रभावित करती है। लेकिन इसका जो आपने क्रिसेंडो भी बताया कि अगर हम शुरू करें, मध्य में ले जाएं और फिर समापन की ओर बढ़ें, सो मैं नहीं जानती कि और किन शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दूं। एक और शेर याद आ रहा है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। तो वहां बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। जैसे एक पत्थर हटाते हैं तो उसके नीचे एक केंचुआ मिलता है, वो एक कहानी होती है एक बच्चे के लिए। तो हम किताब को हटाएं, शायद एक कहानी मिल जाए जो बेहतर संप्रेषित कर पाए। So I extend my gratitude towards you, and I invite the participants to engage into, anything you would like to say, reflect. आप में से कोई प्रतिभागी कुछ कहना चाहें, please feel free to write in the chat box or raise your hand. We'll take it up from both the places. मैम, मैं प्रतिभागी शायद अभी सुनकर गुन रहे होंगे और फिर प्रतिक्रिया आती होगी, रास्ते में होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, हम में से बहुत सारे लोग यहाँ इकोनॉमिक्स के होंगे या पॉल साइंस के होंगे। सो इट इज, आई थिंक इट इज easier for literature people to relate their things to stories. I mean, how can a person teaching economics can constructively use this form of? This is a very, very, very apt question. I'll respond from a recent incident that took place in Oslo. So there was a person who took me to a round of the city, and when we were crossing through a restaurant, he said, "Can you look at some plate?" तो वहां पर सड़क के ऊपर there was a aluminium plate और उसमें नाम और तारीख और ये सब लिखा था। मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा and I asked him कि मतलब I don't know about it, what is this about?
So he said that this is what our history is. तो जब वर्ल्ड वॉर के समय जब जूस को ले जाया गया अलग अलग घरों से, तो बाद के सालों में डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर सरकार ने लोगों की मदद से उन घरों को तलाशा जहां से लोगों को ले जाया गया था, और वहां पर उन्होंने लगा दिया एक एल्यूमिनियम का एक बॉक्स जैसा, जो सड़कों के कोने पर अलग अलग ठीक उसी घर के सामने है जिस घर से किसी को लेकर गए थे। अब ये हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाउ दे हैव प्रिजर्व्ड हिस्ट्री। जस्ट इमेजिन इफ एज अ टीचर ऑफ हिस्ट्री you are showing those images to your students and tell them that, see how they have documented. It will make a lot of difference. Similarly, anything which is related to economics, for example, a visit to World Bank, and you have seen something, and you have 5 images with you, just show those 5 images and tell them a story to that. Even if you will tell them a story of a restaurant, that will make a lot of difference, because students will always remember those stories. And I have always observed, when we tell a student, kindly don't do this, it doesn't matter much to them, because this word don't, never, they are hearing it for a long time now. When they are at home, their mothers are also saying, don't do this, don't do that, don't do that. And teachers is also saying, don't do this, don't do that. And the child then imagines in his mind that, I'm going to do this. So instead of telling him, don't do this and do this, tell them a story. They will themselves do it. The way the child gave his shoe to the other child, the story itself is a moral story. It has a moral ending. आप किसी को देंगे तो आप कितने बड़े बनेंगे। हम सभी भी जब हम एक्टिविटीज में आते हैं और हम इतना कुछ सीख कर जाते हैं, तो अभी मैं एक बात ऑब्जर्व कर रही थी, जब नैक की टीम का विजिट हो रहा है, कई जगह हुआ, हमारे यहाँ में भी हुआ, हम सब ने बहुत कुछ सीखा। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी सारी कहानियां हम सबके पास हैं, हर टीचर अपने आप में एक रिजर्वॉयर है, चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हो, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, हर टीचर इतना बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इमेजिनेशन, रियलिटी है कि मेरा ख्याल है कि टीचर से बड़ा रिजर्वॉयर तो कोई है ही नहीं। इसलिए आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, ये आप मानिए कि आप किस्सागो हैं, और आपके पास तो वो किस्से हैं जो दुनिया के पास है ही। Thank you, ma'am. Any other question? किसी ने कुछ लिखा है? Okay, so this question is also very apt. So you are doing a research, and if there is a story that have been told to you, how would you make it part of your research thesis? I think you can. The reason for this is that the pattern is changing. We are all changing every day. आप जैसा सिनेमा देख रहे थे वो नहीं है, आप जिस रेडियो को सुन रहे थे वो रेडियो नहीं है, जिन किताबों को आप पढ़ रहे थे वो किताबें भी वैसी नहीं है। तो फिर हमारी थीसिस भी एग्जैक्टली हमेशा वैसी क्यों होंगी जैसे हमने इमेजिन की हैं। आप हमेशा उनमें उन कहानियों को जरूर जोड़ सकते हैं जो आपको लगता है रियलिटी से जुड़ी हुई कहानियां हैं, क्योंकि ये जो कहानियां हैं ये इसी रियलिटी को, इसी डेटा को, इसी ओरिजिनलिटी को, आपका रिसर्च थीसिस को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी एक जेल रिसर्च पर काम कर रही हूँ, उसमें एक महिला मेरे साथ है जो कि पिछले करीब 23 साल से जेल के अंदर है। 23 साल से वो कभी बाहर नहीं निकली, और उनकी सजा है कि उनको फांसी की सजा दी जानी है। अब ये अगर मैं डेटा में डालूंगी तो शायद रिसर्च में डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो उसका उससे कोई बहुत मायने ना रखता हो, लेकिन ये जो डेटा मेरे पास है वो प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी डेटा में भी कुछ ऐसा है जो बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत ओरिजिनल है और बहुत अलग हटकर है। आप एक कोटेशन के फॉर्म पर, आप एक बॉक्स की तरह से किसी स्टोरी के, किसी थीसिस के, किसी चैप्टर की एंड में एक्स्ट्रा नैरेटिव्स के तौर पर, या फिर आप रेफरेंसेस में कहीं पर भी आप उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपको उसे जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम जिस थीसिस को आज लिख रहे हैं उसे आने वाले समय में ना जाने कितने सारे लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए आप हेसिटेट ना कीजिए कि आप उस फॉर्मेट में नहीं हैं, आप उसी फॉर्मेट में हैं अगर आप ओरिजिनल हैं।
जी बिल्कुल, साइटेशंस के साथ हम अपनी बात रखें तो वो बिल्कुल एप्ट है। और कल भी मैंने ये बात कही थी एफडीपी के दौरान कि जिस पेडागोजी के बदलाव की हम बात करते हैं, समटाइम्स वी वॉक ऑन डॉटेड पाथ्स, बट नाउ इज द टाइम टू यूज पाथ ब्रेकिंग मेथड्स। हमें नई तकनीक का, नई चीजों का इस्तेमाल करने का अब समय आ गया है। माफ कीजिएगा, मेरे गले में कुछ लग रहा है। इसमें मैं एक बात और शामिल जोड़ना चाहूंगी। जैसे आप अपनी, जब आप सपोज आप पीएचडी कर रहे हैं, साथ में आपने रिसर्च पेपर्स भी तो लिखने हैं, आप रिसर्च पेपर में भी उस कहानी को शामिल कर सकते हैं। मैं अभी इस समय कई वेस्टर्न ऑथर्स को देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ स्कॉलर्स को, और मैं देख रही हूँ कि वहां पर वो लोग स्टोरी टेलिंग के एलिमेंट को डाल देते हैं, कहीं पर एक कोटेशन के तौर पर, कहीं एक कविता के तौर पर। अब आप देखिए, कविता पर भी तो रिसर्च होती है। जब ठीक है कि वो एक लिटरेरी डिसिप्लिन है, इसलिए आप उस कविता की बात करें तो कविता शामिल करेंगे, लेकिन अगर आप किसी ऐसे विषय पर रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद कहानी का एलिमेंट डालना उसका औचित्य नहीं होगा, तब भी आप उसे कर सकते हैं रिसर्च पेपर के तौर पर भी। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक्सप्लोर करने के। जी बिल्कुल। और कोई सवाल है? आलोक जी, तो आई थिंक मैम it has been a very fruitful and beautiful session. More than I think anything, it has touched our heart. और मुझे लगता है कि दिल से जो आवाजें निकलती हैं, जिसको साहित्य की भाषा में हम साधारणीकरण कहते हैं, कि हमारी बात अगर हमने कही और वहां तक पहुंच गई, उससे सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती। कहानी एक ऐसा माध्यम है, मुझे लगता है कि वो उन रास्तों को खोलती है, उन गलियों कूचों में हमें ले जाती है जो पहले हमने नहीं देखे थे, कि वो सीधे सुनने वाले के दिल तक पहुंचती हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में कहानियों का रिजर्वॉयर है। आप लेडी श्री राम की बात कर रही थी, आप डॉक्टर गोपीनाथ की बात कर रही थी। माफ कीजिएगा, मुझे एलएसआर में बिताए हुए अपने दिन याद आ रहे थे, एंड आई वाज ट्रांसपोर्टेड into the hostel room where I was staying, and every corridor of LSR was alive in front of my eyes. So I think that is the power of storytelling. On behalf of TLC Ramanujan and Shyam Prasad Mukherjee College and all the participants present here on this platform, I extend my gratitude towards you, our gratitude towards you, and it has been a beautiful experience to listen to you, ma'am. Thank you very much. Thank Thank you. you so much. Thank you so much. And I also hope that you all liked the lecture. And it was a very fruitful experience for me as well, because when you talk, you read, you think, and you reflect. Thank you so much. Okay, bye. Take Thank care. you, ma'am. Thank you. Yes. Okay, ma'am. Thank you. So, dear participants, आज का सेशन, अभी आपके पास फीडबैक फॉर्म आ जाएगा। मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत सुंदर रहा, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर, मैं भी आप ही की तरह एक टीचर हूँ। अंतर बस ये है कि मैं इस तरफ हूँ अभी, बहुत बार मैं उस तरफ होती हूँ। आप सभी एंगेज करें हमारे कार्यक्रमों में और प्रतिक्रियाएं दें, तो ये कार्यक्रम और भी सुंदर बनेंगे और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनेंगे। मुझे लगता है कि बातचीत करते हुए, while we talk and we share ideas and share our views, things become more effective, and the learning becomes even more beautiful. So, Alok ji, should we take a break for lunch now and join at 2 o'clock? Or you would like to add something? I think Alok ji अभी यहाँ पर शायद सुन नहीं पा रहे हैं। What about yesterday's feedback? जी, आपको फीडबैक फॉर्म अभी तुरंत थोड़ी देर में मिल जाएगा। कल तक हम लोग आपके रोल नंबर्स और इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में बिजी थे, और कोशिश कर रहे हैं हम कि जितनी जल्दी हो जाए उस काम को करने में वो हो जाएगा। तो आज हम शेयर कर देंगे, एंड आई थिंक लेट अस ब्रेक फॉर लंच एंड मीट एट 2 o'clock। उस समय हम सुनेंगे
डॉक्टर बालेंदु शर्मा दाधीच जी को, वो भी इतना ही सुंदर सेशन होने वाला है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल अगेन एट 2 o'clock. आलोक जी, आर यू हियर? Anurag, please call Alok Ranjan Pandey and tell him that we are winding up this meeting. You can leave the meeting.